आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अगर क्लियर हो गया तो मुझे ओके कॉल दो। बच्चों चैप्टर 1 के सारे टॉपिक्स क्लियर। हादी अब जिसने ये नाम रखा था उससे पूछ, मेरे से क्या पूछ रहा, मुझे क्या पता फैट मैन लिटिल बॉय क्यों कहे, उनके नाम थे। राफिया बेटा 10 मिनट की ब्रेक है। राफिया बेटा 10 मिनट की ब्रेक है।
जी आ गए सब लोग। जी सब लोग आ गए। जी मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों का दूसरा चैप्टर है कोल्ड वॉर। ठीक है, और ऑटोमेटिकली दूसरा एरिया है कोल्ड वॉर। ऑटोमेटिकली पार्ट 2 चैप्टर 2, पार्ट 2 चैप्टर 2। ठीक है, ये इसका पूरे का पूरा डोमेन, पार्ट 2 चैप्टर 2। ओके, ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, इसके अंदर हमारे पास दो टॉपिक्स हैं। एक है डीकोलिनाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका, और एक है कोल्ड वॉर। एक है डीकोलिनाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका, और एक है कोल्ड वॉर। ठीक है, ये राइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन को ऑटोमेटिकली आप लोगों को इवेंट्स की सूरत में समझ आ गई होगी कि दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन का राइज कैसे हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में सिर्फ दो सुपर पावर्स रह गई थी, एक यूएसएसआर और एक यूएसए। ठीक है, तो एक हमारा टॉपिक है डीकोलिनाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका, और एक है कोल्ड वॉर। ठीक है आदि, अब हादी, कोल्ड वॉर को 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। एक फेज है ईरा ऑफ टाइट बाइपोलैरिटी, जो कि 1947 से लेके रहा 1962 तक। पहला फेज क्या है? ईरा ऑफ टाइट बाइपोलैरिटी, जो 1947 से 1962 तक रहा। फिर दूसरा फेज है डिटांट एंड लूज बाइपोलैरिटी, जो 1962 से 1979 तक रहा। और तीसरा फेज है, ठीक है, रिवाइवल ऑफ कोल्ड वॉर, ये 1979 से 1991 तक रहा। लेकिन इसकी आगे दो फेज है, 1979 से 1990 1985 तक ये है टाइट बाइपोलैरिटी, और 1985 से लेके 1991 तक है पॉलिसी ऑफ रिप्रोचमेंट, पॉलिसी ऑफ रिप्रोचमेंट। ठीक हो गया। अगर मैं आसान जुबान में हादी तुझे बताऊं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि टाइट फड्डा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टाइट फड्डा, पहला फेज टाइट फड्डा यानी टाइट बाइपोलैरिटी, फिर है लूज फड्डा दितांत, फिर है रिवाइवल ऑफ टाइट बाइपोलैरिटी, जिसमें दो फेज होंगे। पहला फेज 1979 से लेके 1985 तक जब मैच पड़ा, और 1985 से लेके 1991 तक जब आहिस्ता आहिस्ता सोवियत यूनियन कमजोर हो रहा था और वो शिकस्त की तरफ जा रहा था, उसकी रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। तो कोल्ड वॉर के जनरली 3 फेज हैं, टाइट बाइपोलैरिटी, लूज बाइपोलैरिटी, टाइट बाइपोलैरिटी, और टाइट बाइपोलैरिटी का आखिरी पार्ट में पॉलिसी ऑफ रिप्रोचमेंट। शीजा बेटा बात समझ आ गई? तो कोल्ड वॉर की 3 डिफरेंट फेजेस हैं। ठीक है, अब मेरे बहनों भाइयों, ठीक, हम सबसे पहले शीजा बेटा हम देख लेते हैं प्लीज। जी, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डीकोलिनाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका का क्या कॉन्सेप्ट है। शीजा बेटा गौर करिए, डीकोलिनाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका क्या क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रेफरेंस नोट करिए, पार्ट 2 चैप्टर 2 पेज 96 टू 103। पार्ट 2 चैप्टर 2 पेज 96 टू 103। अब अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने तुम्हें इंपीरियलिज्म और क्लोनियलिज्म की तो थ्योरी पढ़ाई हुई है या नहीं पढ़ाई हुई? क्लोनियलिज्म, नियो क्लोनियलिज्म, नियो नियो क्लोनियलिज्म,
यार तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? राफिया बेटा, मैंने कॉलोनियलिज्म की थ्योरी पढ़ाई हुई है या नहीं पढ़ाई हुई है? राफिया, इंपीरियलिज्म का टॉपिक याद है? जूतियां मारूं मैं राफिया तुझे, निकम्मी लड़की। सारा इंप्रेशन तूने एक ही जुमले में खराब कर दिया। कॉलोनियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म और नियो नियो कॉलोनियलिज्म याद है या नहीं याद? ठीक है, तो तुम्हें थ्योरेटिकली तो ये टॉपिक क्लियर है, आई होप सो। अब मेरे बहनों भाइयों, हम मैं इस टॉपिक का ना तुम लोगों को क्रक्स बता देता हूं। अब मेरे बहनों भाइयों, प्लीज कहानी जरा समझिएगा। 20th सेंचुरी के स्टार्ट में जितने भी कॉलोनाइज्ड एरियाज थे यूरोपियन के, ठीक है, वहां पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हो गई, सेल्फ राज शुरू हो गया। जैसे सब कॉन्टिनेंट के अंदर स्वराज का कॉन्सेप्ट आ गया था, नीजा सेल्फ गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आ गया था। ठीक है, याद होगा तुम लोगों को। तो 20th सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन की मूवमेंट्स पूरे के पूरे एशिया और अफ्रीका में, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में फैलना शुरू हो गई। यूके और यूएसए ने हर जगह पे पीसफुली इंडिपेंडेंस दी, जबकि फ्रांस और हॉलैंड ने हर जगह के ऊपर रिजिस्ट किया, हर जगह के ऊपर रिजिस्ट किया। ठीक है नीसा? अब ये डीकोलोनाइजेशन हुई कैसे? ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एंटी इंपीरियल और एंटी वाइट सेंटिमेंट्स आ रहे थे, एंटी वाइट सेंटिमेंट्स आ रहे थे। और इन लोगों के इंपीरियल आउटरीच की वजह से हर मुल्क के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट की मूवमेंट चलना शुरू हो गई। और इन सेल्फ गवर्नमेंट की मूवमेंट्स को न्यू इंपीरियल स्पोर्ट्स कर रहे थे, न्यू इंपीरियल सपोर्ट कर रहे थे। ठीक हो गया? अगली चीज, इन सारी सेल्फ गवर्नेंस की या इंडिपेंडेंस की मूवमेंट के पीछे नेशनलिज्म का कंपोनेंट पीक पे था। हर मुल्क के अंदर नेशनलिज्म, सेल्फ गवर्नेंस, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। अनीजा बेटा, मैंने तुझे एक कॉन्सेप्ट बताया था, पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट नेशनलिज्म, याद है? पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट नेशनलिज्म, हर मुल्क में पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट नेशनलिज्म अपने पीक पे था। तो ये कुछ बैकग्राउंड राफिया काजेज है। ठीक हो गया? नंबर 2, शीजा बेटा, ये काम बहुत ज्यादा एक्सपेडाइट हो गया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो डीकोलोनाइजेशन की वेव थी, ये बहुत ज्यादा तेज हो गई। क्यों तेज हो गई शीजा बेटा? वन लाइनर उसका जवाब, कोलिनाइजर्स खुद इतने वीक हो चुके थे, कोलिनाइजर्स खुद इतने वीक हो चुके थे कि ऑटोमेटिकली उनकी पसली ही नहीं थी, ठीक है, कि वो मजीद कॉलोनीज को अपने इन्फ्लुएंस में रख सकें, वो मजीद कॉलोनीज को अपने इन्फ्लुएंस में रख सकें। ठीक है, फ्रांस और हॉलैंड, फ्रांस और हॉलैंड, हिटलर ने इन्हें फारिग कर दिया, तो फ्रांस और हॉलैंड की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो मजीद कॉलोनीज को अपने कंट्रोल में रख सके। यूके आधी सदी जंग लड़ लड़ के इकोनॉमिकली इतनी वीक हो चुकी थी कि उसे कॉलोनीज को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, इकोनॉमिकली सारे ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स, ठीक है, वॉर लड़ने की वजह से, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने की वजह से बहुत वीक हो चुके थे। ठीक है, ऑटोमेटिकली पैसिफिक ओशन के अंदर ये जो यूरोपियन कॉलोनीज की वीकनेस थी, इसे न्यू इंपीरियल जापान ने इस वैक्यूम को फिल किया। और उसने जहां जहां पे भी एंटी वाइट, एंटी यूरोपियन इंपीरियल मूवमेंट चल रही थी, वहां पे प्रॉक्सीज लड़ना शुरू कर दी, जिन प्रॉक्सीज की वजह से ऑटोमेटिकली
ओल्ड इंपीरियल्स का इंफ्लुएंस और कमजोर हो गया। ठीक हो गया। और सोने पे सुहागा ये कि क्योंकि, ठीक है मेरे बहनों भाइयों, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन के अंदर यूके वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डिपेंडेंट था कॉलोनीज के ऊपर। ठीक है, यानी सब कॉन्टिनेंट के लोग यूके की फौज के अंदर लड़ रहे थे, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि, ठीक है, यूके जापान के साथ दो हाथ करने के लिए लोकल्स पे डिपेंडेंट था, चुनाचे उसे खुद भी अपना इंपीरियल स्ट्रेच कम करना पड़ा, और उस इंपीरियल स्ट्रेच को कम करने की बुनियाद पे उसे, ठीक है, फारिग होना पड़ा। अब अनीजा बेटा एक जुमला नोट कर, अनीजा बेटा एक जुमला नोट कर, दिस सिनेरियो चेंजेस बट स्टोरी रिमेन्स द सेम। This scenario changes, but story remains the same. क्लोनियलिज्म तो खत्म हो गई, लेकिन लेकिन क्लोनियलिज्म खत्म नहीं हुई। तुमको क्या लगता है साहब? मुझे तो धोखा लगता है। क्लोनियलिज्म खत्म हो गई, लेकिन क्लोनियलिज्म खत्म नहीं हुई। अनीजा बेटा कैसे नहीं हुई? जितने भी डीकोलिनाइजेशन के लीडर्स थे, अनीजा बेटा, जितने भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स के लीडर्स थे, वो लीडर्स सारे के सारे वेस्टर्न एजुकेटेड लीडर्स थे। ठीक है, कायदे आजम, इलामा इकबाल, नेहरू, नसीर, टीटू, बात समझ आई नहीं? अब वो इंस्पायर्ड थे कैपिटलिज्म और डेमोक्रेटिक आइडियल से। ठीक है, तो राफिया बेटा, कायदे आजम ने, नेहरू ने, गांधी ने अपने लोगों को उम्मीदें दिलाई, खुशहाली आएगी, जमहूरियत आएगी, कारोबार मिलेगा, आनियां होंगी, जानियां होंगी, माहौल होगा, कुपियां होंगी, टुन होगा। ठीक हो गया। लेकिन, ठीक है, उन्हें आइडियल्स दिखाए गए बड़े बड़े, जब इंडिपेंडेंस मिल गई तो ऑटोमेटिकली वो आइडियल्स पूरे नहीं हुए। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आई, डेमोक्रेसी नहीं आई, कैपिटलिज्म रिजल्ट नहीं दे सकी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आए। तो ऑटोमेटिकली जब वो आइडियल्स फुलफिल नहीं हुए, तो आजादी तो मिल गई, लेकिन वो अपनी नीड्स के लिए दोबारा किसी बड़ी पावर के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। डिपेंडेंसी सिंड्रोम याद आ गया? नियो इंपीरियलिज्म, नियो क्लोनियलिज्म और नियो नियो क्लोनियलिज्म याद आ गया? तो राफिया बेटा, हर डीकोलिनाइज्ड एरिया के अंदर, राफिया पुत्र, ठीक है, एक गेम छिड़ गई। वो गेम छिड़ क्या गई कि भाई जब पॉलिटिकल क्लास अपने आइडियल्स जो उन्होंने लोगों को ख्वाब दिखाए थे, जब वो पूरे नहीं कर सके, तो सारी की सारी कॉलोनीज सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में आ गई। सारे के सारे डीकोलिनाइज्ड एरियाज सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ गए, यानी जगह जगह के ऊपर डिक्टेटरशिप लगी। सिंगापुर में भी, अफ्रीकन कंट्रीज में भी, पाकिस्तान में भी, माइनस इंडिया, हर मुल्क के अंदर, हर मुल्क के अंदर, ठीक हो गया, आप लोगों की, ठीक है, सिविल मिलिट्री डिस्कॉर्ड आ गया। ठीक है, बार बार कूप अटेम्प्ट्स हुई। अनीसा बेटा पहली चीज। दूसरी चीज, जब कैपिटलिज्म के आइडियल्स लोगों को बेनिफिट नहीं कर सके, तो पैरेलल के अंदर चल रही थी कोल्ड वॉर। एक साइड पे था कैपिटलिज्म, दूसरी साइड पे था कम्युनिज्म। एक साइड पे था कैपिटलिज्म, दूसरी साइड पे था कम्युनिज्म। ठीक है निशा? तो जब डेमोक्रेसी के आइडियल्स पूरे नहीं हुए, तो निशा बेटा उसका नुकसान क्या हुआ कि स्टेट्स कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान स्विंग करना शुरू हो गई। कोई थर्ड वर्ल्ड डीकोलिनाइज्ड कंट्रीज कैपिटलिस्ट था, उसने कम्युनिस्ट होने की कोशिश की, कोई कम्युनिस्ट था, उसने कैपिटलिस्ट होने की कोशिश की। जैसे पाकिस्तान में भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की, रोटी कपड़ा और मकान का मंजन बेचा। ठीक हो गया? तो वहां पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का भी रिफ्ट आ गया, जिसकी बुनियाद पे ये कोल्ड वॉर के अंदर
ठीक है, पपेट्स बन गए यूएसएसआर और यूएसए के, यानी यूएसएसआर और यूएसए से लड़े अपने दरमियान थे, लेकिन कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, उन्होंने अपनी रिजीम को स्ट्रेंथन करने के लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, ठीक है, यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या कि ख्वाब तो बड़े बड़े देखे गए, लेकिन इकोनॉमिक मैस की वजह से, आइडियोलॉजिकल मैस की वजह से ये मुल्क, ठीक है, अपने ओल्ड इंपीरियल्स की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी में आ गए। तो द सिनेरियो चेंजेस बट स्टोरी रिमेन्स द सेम। ये कॉन्स्टिट्यूशनल और आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर आ गए, यानी वहां पे कूप अटेम्प्ट्स, डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म के बार बार तजर्बे किए गए। और सबसे अनीजा बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन मुल्कों में डेमोक्रेसी की नाम पे डायनेस्टोक्रेसीज आ गई, यानी डायनेस्टीज रूलिंग ऑन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म, डायनेस्टीज रूलिंग ऑन द नेम ऑफ डेमोक्रेसीज, मीनिंग दैट कि जमहूरियत का मंजन बेच के नवाज शरीफ, जरदारी और भुट्टो, ठीक है, हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। चुनाचे द सिनेरियो चेंजेस बट स्टोरी रिमेन्स द सेम। जिन आइडियल्स की बुनियाद पे डीकोलिनाइजेशन हुई थी, वो सारे के सारे आइडियल्स गए तेल लेने। तो ऑटोमेटिकली डीकोलिनाइजेशन तो हो गई, लेकिन उस डीकोलिनाइजेशन ने डीकोलिनाइज्ड एरियाज को किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं किया। आई होप से मेरे बच्चों को डीकोलिनाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका का पूरा टॉपिक हो गया क्लियर। बच्चों मैंने स्पीड थोड़ी इसलिए मारी हुई है क्योंकि मेरी आखिरी क्लास है। आगे चलो मेरा बच्चा। अनिजा 12वीं क्लास है तो 12वीं क्लास में होनी थी ना। ये सेंटिया ना मारो, पढ़ाई की तरफ ध्यान करो। अगली चीज है कोल्ड वॉर। ठीक है, मैं तुम्हारी बच्ची नहीं हूं जो तुम मेरे ऊपर इस तरह लाइनें मार रहे हो। पढ़ो कोल्ड वॉर। बच्चों रेफरेंस नोट कर लो। पार्ट 2 चैप्टर 2 पेज 55 टू 95। पार्ट 2 चैप्टर 2 पेज 55 टू 95। नोटेड। अच्छा, मैं अब लगने लगा हूं कुर्सी के साथ। ठीक है बच्चों, मैं स्लाइडें नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हें कहानी बता रहा हूं। राफिया बेटा, फेजेस मैंने तुझे पहले बता दिए हैं कोल्ड वॉर के कौन कौन से। अनीसा बेटा शुरू करूं? कहानी की सूरत पे बता दूं पूरी कोल्ड वॉर? कहानी की सूरत पे बता दूं बच्चों, कोई मसला तो नहीं है ना? एक ही गो में करवा दूंगा 20-25 मिनट में। नवाल अब तो मेरे से चाहती क्या है मनूस औरत? अच्छा मेरे बहनों भाइयों, कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा। सबसे पहले कोल्ड वॉर क्या होती है? अनीसा बेटा, कोल्ड वॉर 3 तरह की वॉर है। ठीक है अनीसा बेटे, 3 तरह की वॉर है। एक वॉर को कहते हैं हॉट वॉर, एक को कहते हैं वार्म वॉर, और एक को कहते हैं कोल्ड।
हॉट वॉर ये होती है कि जब दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ फुल फ्लेज वॉर यानी मिलिट्री अग्रेशन में एंगेज हो जाते हैं। 1965 की वॉर। एक होती है वार्म वॉर। वार्म वॉर क्या होती है कि दोनों मुल्क, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ एस्केलेशन करते हैं, मिलिट्री थ्रेट करते हैं। फुल फ्लेज मिलिट्री थिएटर तो नहीं शुरू होता, सिलेक्टिव इंगेजमेंट होती है, और सिलेक्टिव इंगेजमेंट के जरिए दोनों पार्टीज एक दूसरे को थ्रेटन करने की कोशिश करती है। जबकि कोल्ड वॉर होती है जनानियों वाली जंग, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर्स करती हैं। दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है, प्रोपोगेंडा करती हैं। दोनों पार्टीज एक दूसरे को मलाइन करने की कोशिश करती हैं। दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ स्पाइंग करने की कोशिश करती हैं। दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ अलायंस फोर्ज करने की कोशिश करती हैं, लेकिन डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन के अंदर नहीं आती। ठीक हो गया? आई होप सो तुम लोगों को कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, यानी इन शॉर्ट जनानियों वाली जंग। इन शॉर्ट जनानियों वाली जंग। अब फैजान नवाल बेटा कहानी जरा समझी। अब राइज ऑफ यूएसए और यूएसएसआर कैसे होता है, ठीक है बच्चों, इधर ध्यान कीजिएगा। जुमला बोला जाता है 19th सेंचुरी वाज द सेंचुरी ऑफ यूरोप, 20th सेंचुरी वाज द सेंचुरी ऑफ अमेरिका, एंड 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ एशिया। ठीक मिसवा बेटा? अब हुआ ये कि 19th सेंचुरी के थ्रू आउट रशिया, ठीक है, एक जारिस स्टेट था, एक ऑर्थोडॉक्स स्टेट था, एक लेस डेवलप्ड स्टेट था, एक नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट था। मैंने रशियन रेवोल्यूशन में ये बड़ा डिटेल से बताया। अमेरिका आइसोलेशनिस्ट था, तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को यूरोप लीड करता रहा। यूरोप ने पूरी दुनिया में इंपीरियलिज्म किया, यूरोप ने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, जर्मन आए, ठीक हो गया, ऑस्ट्रियन हंगेरियन आए, पूरे का पूरा यूरोप कंट्रोल करता रहा। हम इस पर बेटा, ठीक हो गया। हुआ ये कि 20th सेंचुरी के पहले हाफ के अंदर ये मल्टीपोलर वर्ल्ड जो चल रही थी ना, यूरोप की मल्टीपोलर वर्ल्ड चल रही थी, यूके, फ्रांस, डच, बेल्जियम, ठीक है, स्पेनिश, ठीक है, जर्मन, इनकी मल्टीपोलैरिटी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हुई। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से यूरोप पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली तबाह हो। ठीक हो गया? फॉर वन एम्पायर टू राइज अनदर वन हैज टू फॉल। ठीक हो गया? अब जब यूरोप का डिक्लाइन हो रहा था तो दो मुल्क राइज कर रहे थे। एक था यूएसएसआर, जिसको बेटा यूएसएसआर का राइज मैं तुझे बता चुका हूं। वो यूएसएसआर का राइज था हैमर एंड सिकल, कलेक्टिवाइजेशन, ठीक है, 5 ईयर प्लान, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक हो गया? तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो मैंने स्टैलिनिज्म आपको पढ़ाया था, रशिया ने बड़ा स्पीडली राइज किया और वो दुनिया की एक बड़ी तरीन पावर बन गई। दूसरी साइड पे ऐसे ही राइज कर रहा था अमेरिका। अमेरिका की इकोनॉमी पूरी की पूरी फ्लोरिश हो रही थी। उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि दोनों वर्ल्ड वॉर 1 में यूरोपियन पावर्स ने पनाह मांगी अमेरिका की गोद में जाके। चुनाचे जो ओल्ड इंपीरियल्स थे, ओल्ड सुपर पावर्स थे, उन्होंने अपना अब्बू शरीफ बना लिया अमेरिका को। ठीक हो गया? तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली सिर्फ दो मुल्क इस काबिल थे कि वो दुनिया में सुपर पावर के तौर पे लीड कर सके। एक था अमेरिका, एक था यूएसएसआर। लेकिन मिसबा बेटा हुआ क्या? हुआ ये कि पहली दफा
इन दोनों सुपर पावर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ गया और आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर। और आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पे कैसे आया कि दोनों का निजाम ही डिफरेंट था। अमेरिका का निजाम था कैपिटलिज्म, जबकि सोवियत यूनियन का निजाम था कम्युनिज्म। ठीक है निशा, जिसकी बुनियाद पे दोनों एक दूसरे को, थ्यूसिडाइड्स ट्रैप याद करो, पावर ट्रांजिशन थ्योरी याद करो। ठीक हो गया, अमेरिका नंबर 1 है, रशिया नंबर 2 है, सोवियत यूनियन नंबर 2 है। लेकिन ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि दोनों के दरमियान आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट भी एग्जिस्ट करता है। तो अमेरिका चाहता था कि वो नंबर 1 बने, जबकि सोवियत यूनियन चाहता था वो नंबर 1 बने। लेकिन अब सिर्फ पावर राइवलरी नंबर 1 नहीं है, बल्कि वो अपने नजरिए को पूरी दुनिया के अंदर फैलाना चाहते थे। तो दोनों ने क्या किया, बाकी मुल्कों को ज्यादा से ज्यादा कैपिटलिस्ट या ज्यादा से ज्यादा कम्युनिस्ट करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रोपोगेंडिस्ट वॉरफेयर शुरू कर दी। एक दूसरे के खिलाफ, देखे, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपोगेंडिस्ट वॉरफेयर शुरू कर दी। बेटा बाबा थोड़ा काम कर लेना, उसके बाद ले लेना। मेरा इतना पाला भी टूट। चलिए ले लो। देखो क्या, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रोपोगेंडा वॉर भी करना शुरू कर दी, जिसकी बुनियाद पे वो आइडियोलॉजिकल रिफ्ट मजीद ज्यादा सरफेस होना शुरू हो गया। बेटा दरवाजा बंद कर देना। ठीक है, यहां तक अनीसे बेटा बात समझ आ गई। अब अनीसे बेटा सवाल ये पैदा होता है, मुस्तफा बेटा दरवाजा बंद करो। सवाल ये पैदा होता है कि कोल्ड वॉर शुरू कब हुई। ठीक है, तो अनीसा बेटा कोल्ड वॉर कोई डिस्क्रीट इवेंट नहीं है। ठीक है, ये एक ईरा का नाम है। कोल्ड वॉर कोई डिस्क्रीट इवेंट नहीं है, ये एक ईरा का नाम है। ठीक हो गया, कहते ये हैं कि 1947 में शुरू हुई और 1991 में हो गई खत्म। लेकिन कोल्ड वॉर 1947 से बहुत पहले शुरू हुई और वो किसी ना किसी सूरत में आज भी जारी। तो अनीसा 1947 से लेके 1991 तक दुनिया में जो भी इवेंट्स हुए, उन इवेंट्स को टर्म किया जाता है कोल्ड। ठीक हो गया, जब कम्युनिस्ट पूरी दुनिया में फैलना चाह रहे थे और अमेरिकन कैपिटलिज्म के फलसफे की बुनियाद पे कम्युनिज्म की एक्सपेंशनिज्म को कंटेन करना चाह रहे थे। तो कैपिटलिज्म का डॉक्ट्राइन था कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, जबकि सोवियत यूनियन का फलसफा था एक्सपेंशनिज्म ऑफ कम्युनिज्म। अमेरिका, ठीक है, ग्रोइंग कम्युनिज्म को कंटेन करना चाह रहा था, जबकि सोवियत यूनियन अपने कम्युनिज्म के फलसफे को पूरी दुनिया में एक्सपेंड करना चाह रहा था। अब अनीसा बेटा दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं कोल्ड वॉर के। कोल्ड वॉर कब शुरू हुई, अनीसा बेटा कॉन्सेप्ट जरा समझिए। कोल्ड वॉर के ऊपर पहला आर्गुमेंट क्या है कि जब 1923 के अंदर लेनिन ने रशिया को यूएसएसआर में कन्वर्ट किया नीजा, तो कम्युनिस्ट रशिया यानी यूएसएसआर को दुनिया के हर मुल्क ने रिकॉग्नाइज कर लिया, अमेरिका ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। अमेरिका वाज द लास्ट कंट्री जिसने कम्युनिस्ट रशिया को रिकॉग्नाइज किया इन 1933, 10 सालों के बाद। ऊपर से सोने पे सुहागा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब रशियन सिविल वॉर हो रही थी रेड और व्हाइट के दरमियान, तो व्हाइट आर्मी को अमेरिका ने फाइनेंशियली बैकिंग से सपोर्ट किया था। ठीक हो गया, तो पहला व्यू पॉइंट ये है कि रशियन कोल्ड वॉर के दौरान ही, ठीक है, रशियन सिविल वॉर के दौरान ही कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी, क्योंकि रेड आर्मी के खिलाफ अमेरिका ने व्हाइट आर्मी को सपोर्ट किया था और कम्युनिस्ट रशिया को रिकॉग्नाइज नहीं किया। दूसरा व्यू पॉइंट के कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ, वो दूसरा व्यू पॉइंट राफिया बेटा ये है, दूसरा व्यू पॉइंट इसका ये है राफिया पुत्र, कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जर्मनी कोलैप्स किया, बर्लिन फॉल हुआ, ठीक है, तो उस टाइम स्टालिन अपना एक्सपेंशनिज्म का डॉक्ट्राइन दे रहा था। ठीक है राफिया बेटा, तो हुआ यह कि उसने जर्मनी के एक हिस्से पे कब्जा कर लिया। राफिया बेटा जब एक हिस्से के ऊपर कब्जा किया ना, तो जर्मनी दो हिस्सों में टूट गया, ईस्टर्न जर्मनी, वेस्टर्न जर्मनी। ठीक है राफिया, अब इसने किया क्या कि सोवियत यूनियन ने बर्लिन का ब्लॉकेट कर दिया।
ठीक है राफिया बेटा, सोवियत यूनियन ने बर्लिन का ब्लॉकेट कर दिया। राफिया ये तुझे ऐसे बात समझ आएगी, राफिया जरा स्क्रीन के ऊपर देखें, तुझे ऐसे समझ आएगी। ठीक है, ये यूरोप है, यूरोप का ये जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। बर्लिन ईस्टर्न जर्मनी के पास गया, सोवियत यूनियन ने बर्लिन का ब्लॉकेट कर दिया और बर्लिन का ब्लॉकेट करके इसके बाकी वेस्टर्न यूरोप से राब्ते काट दिए। ठीक हो गया। अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका उस ब्लॉकेट को तोड़ता था और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बुनियाद पे ना यहां पे एड पहुंचाता था। ठीक हो गया। अब राफिया बेटा, ये जो बर्लिन वॉल, बर्लिन का ब्लॉकेट किया, वो नेचुरल प्रोजेक्शन में दुनिया में ऐसे आता जाता था, आता जाता था, आता जाता था। तो इस लाइन के इस साइड पे जितने भी ममालिक थे वो थे कम्युनिस्ट, चाहे वो हंगरी हो, चाहे वो बुल्गारिया हो, चाहे वो रोमानिया हो, चाहे वो चिकोस्लोवाकिया हो, चाहे वो युगोस्लाविया हो, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप हो। ठीक है, और जबकि इसके बाहर बाहर जितने कंट्रीज थे वो सारे के सारे कैपिटलिस्ट थे। तो यूके के एक प्राइम मिनिस्टर थे सर विंस्टन चर्चिल, उन्होंने इस डिवीजन की बुनियाद पे कहा कि दुनिया में इस लाइन के गिर्द एक आयरन कर्टन गिर चुका है। अब ये एक दुनिया नहीं है, ये दो दुनिया है। इस दुनिया का ये वाली दुनिया कम्युनिस्ट दुनिया है, दुनिया की ये वाली दुनिया कैपिटलिस्ट दुनिया है। चुनाचे अब दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गई और इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस इतने हैं कि एक लोहे का पर्दा आ चुका है दुनिया के दरमियान। कम्युनिस्ट कंट्रीज कैपिटलिस्ट कंट्रीज के साथ मिलकर नहीं चल सकते और कैपिटलिस्ट कंट्रीज कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ नहीं चल सकते। तो उन्होंने एक थीसिस लाइन लिखा, एन आयरन कर्टन हैज डिसेंडेड ओवर यूरोप, आयरन कर्टन हैज डिसेंडेड ओवर द ग्लोब। तो लोग कहते हैं कि जब सर चर्चिल ने आयरन कर्टन का थीसिस दिया, कोल्ड वॉर 1947 में फॉर्मली उसके बाद शुरू। आई होप सो तुम लोगों को ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया। ठीक है, कि कोल्ड वॉर कब शुरू होती है। मेरे बच्चों ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर? हम इस पर बेटा कहानी जरा समझिए, कोल्ड वॉर शुरू कैसी होती है। ठीक है शीजे, मेरे बच्चे मेरी बात कहानी जरा समझिए। शीजा, अमेरिका का 1946 से लेके 1952 तक, शीजा, अमेरिका का मॉस्को में जो डिप्लोमेट था उसका नाम था, ठीक है, उसका नाम था कीनन। उसका नाम क्या था? जॉन एफ कीनन। ठीक है, 1947 में अमेरिका का प्रेसिडेंट था, ठीक है, ट्रूमन। अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था? ट्रूमन। कीनन ने ट्रूमन को एक लेटर लिखा, हाईली क्लासिफाइड लेटर लिखा, जिस लेटर में कीनन ने ट्रूमन को कहा कि भाई मैं मॉस्को में मौजूद हूं, मैंने यहां पे रह के फील किया है कि सोवियत यूनियन के लोग अमेरिका से नफरत करते हैं। सोवियत यूनियन के लोग अमेरिका से, शीजा बेटा, नफरत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये बात रियलाइज की है कि सोवियत यूनियन समझती है कि अभी भी उसकी पावर इतनी नहीं है कि वो अमेरिका को जंग में हरा सके। लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि अगर हमने सोवियत यूनियन से ओपनली हॉट वॉर की तो हमारे लिए सोवियत यूनियन को मिलिट्री फ्रंट के ऊपर डिफीट करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक हो गया। तो ट्रूमन भाई, आप सोवियत यूनियन के ऊपर
वॉर वेग करने की चवल मत मारिएगा। अगर आपने सोवियत यूनियन को कमजोर करना है तो उसका बेस्ट तरीकेकार है कि इन्हें इनके साथ डायरेक्टली हॉट वॉर भी ना करो और इन्हें फ्री हैंड भी ना दो। इन्हें हर फ्रंट के ऊपर डिप्लोमेटिकली काउंटर करो, डिप्लोमेटिकली फ्रस्ट्रेट करो और हर तरीके से इन्हें कंटेन करने की कोशिश करो विदाउट इंगेजिंग इन अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। अनीसा बेटा ये कहानी समझ आ गई? ठीक है। जॉन एफ कीनन की बात ट्रूमन को समझ आ गई और ट्रूमन ने उसकी बुनियाद पे 1947 में एक डॉक्ट्राइन दिया, डॉक्ट्राइन ऑफ कंटेनमेंट। राफिया बेटा डॉक्ट्राइन ऑफ कंटेनमेंट क्या था? ठीक हो गया कि इसने कम्युनिज्म को इवल आइडियोलॉजी के तौर पे उसके खिलाफ प्रोपोगेंडा करना शुरू कर दिया और कहा कि जिस भी मुल्क की, ठीक है, हुकूमत कम्युनिज्म जैसे शैतान सिर्फ निजाम के साथ मिलने की कोशिश करेगी, अपने मुल्क में सोशलिज्म या कम्युनिज्म लाने की कोशिश करेगी, वहां के भले मानस लोगों को इस शैतान सफ निजाम से बचाने के लिए अमेरिका उधर के लोगों की हर मुमकिन सपोर्ट करेगा। काफिया बेटा ये कहानी समझ आ गई? इस बुनियाद पे अमेरिका ने सोवियत यूनियन के खिलाफ कोवर्ट ऑपरेशन करना शुरू कर दिए। यानी अगर कोई हुकूमत सोशलिज्म की तरफ जाना शुरू कर देती थी तो ये उसके उस मुल्क के अंदर एक कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन खड़ा कर देते थे और उसे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्रिस्टिकली सपोर्ट करते थे। ठीक हो गया? और जिस मुल्क के अंदर कोई कम्युनिस्ट, ठीक है, रेवोल्यूशन आई होती थी, वहां की कैपिटलिस्ट हुकूमत की फाइनेंशियल मिलिट्री सपोर्ट करना शुरू कर देते थे। तो उसने बहुत सारे मुल्कों में इस तरीके से कोवर्ट ऑपरेशन किए, कहीं पे हुकूमतों को सपोर्ट किया और कहीं पे एंटी गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया। आप बेटा यहां तक कहानी समझ आई या नहीं? अब अमेरिका ने अपने कैपिटलिस्ट इन्फ्लुएंस को मिसबा बेटा फैलाने के लिए, पूरे का पूरा यूरोप उस टाइम इकोनॉमिकली तबाह था, तो इन्होंने एक प्लान दिया जिसे कहते हैं मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या था कि अमेरिका ने कहा कि हम यूरोप की वॉर टॉर्न कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे थ्रू इकोनॉमिक एड, और उन्होंने $12 बिलियन दिए फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस तरीके से पूरे के पूरे यूरोप को अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी में ले आए, कैपिटलिस्ट ब्लॉक के अंदर ले आए। तो दुनिया दो हिस्सों में बट गई, इनफैक्ट तीन हिस्सों में बट गई, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड में था नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप। सेकंड वर्ल्ड में था यूएसएसआर यानी आज का रशिया और सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप। और थर्ड वर्ल्ड में था भूखे नंगे यतीम मस्कीन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया वगैरह 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 वगैरह। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड आपस में लड़ रही थी, लेकिन उनके निशाने पे था थर्ड वर्ल्ड। यानी वो थर्ड वर्ल्ड को, ठीक है, अमेरिका चाहता था कि वो कैपिटलिस्ट डिपेंडेंसी में आ जाए, जबकि सोवियत यूनियन चाहता था कि वो कम्युनिस्ट डिपेंडेंसी के अंदर आ जाए। तो फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड ने कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना की बुनियाद पे, ठीक है, एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, कंटेन करना शुरू कर दिया। अब जो टाइट बाइपोलैरिटी का सबसे पहला थिएटर लगा वो ये लगा कि अमेरिका ने नेटो बना दी, कलेक्टिव सिक्योरिटी का अलायंस। वो नेटो किन के दरमियान इत्तेहाद था? वेस्टर्न यूरोप के दरमियान और अमेरिका के दरमियान के अगर किसी भी मुल्क को कम्युनिस्ट रशिया के मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म का थ्रेट हुआ तो हम सारे मिल के कम्युनिज्म के खिलाफ कलेक्टिव मिलिट्री सिक्योरिटी का अलायंस बनाएंगे। इसे काउंटर करने के लिए सोवियत यूनियन ने भी एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का अलायंस बना दिया जिसे कहते हैं वार्सा पैक्ट, जिसके अंदर यूएसएसआर और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज शामिल थे।
तो नीजा बेटा ऑटोमेटिकली फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड के दरमियान मिलिट्रिस्टिकली तो बैलेंस ऑफ पावर हो गया, ठीक हो गया, बैलेंस ऑफ पावर हो गया, यानी फर्स्ट वर्ल्ड में बन गया नेटो, सेकंड वर्ल्ड में बन गया वार्सा। तो ऑटोमेटिकली अब दोनों मुल्कों ने एक्सपेंशनिज्म किधर कर ली थी, थर्ड वर्ल्ड के अंदर, ठीक हो गया। तो सोवियत यूनियन चाहता था कि वो थर्ड वर्ल्ड के अंदर एक्सपेंड करे, जबकि अमेरिका चाहता था कि थर्ड वर्ल्ड के अंदर हम सोवियत यूनियन को एक्सपेंड ना करने दें, कंटेन करें, ठीक हो गया। इस चीज को डेटर करने के लिए 1949 के अंदर सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर टेस्ट करके अमेरिका के साथ डेटरेंस भी एस्टेब्लिश कर दी। तो डेटरेंस एस्टेब्लिश होने की वजह से अब इनके दरमियान डायरेक्ट वॉर तो हो नहीं सकती थी, तो पूरे का पूरा कोल्ड वॉर थिएटर प्रोजेक्ट कर गया, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड के अंदर। और वन आफ्टर अनदर थर्ड वर्ल्ड के अंदर कोई ना कोई थिएटर लगता रहा। अब राफिया बेटा, जो सबसे पहला थर्ड वर्ल्ड के अंदर थिएटर लगा वो था कोरियन वॉर। 1941 के अंदर स्टालिन उठा और उसने कोरिया के ऊपर हमला कर दिया और कोरिया को कहा कि भाई आप कम्युनिज्म के निजाम को कबूल करें। अब कोरिया, ठीक है, यूएसएसआर का पड़ोसी था, तो उसने कहा जानी कबूल है, ठीक है। जब कोरिया की रिजीम ने कम्युनिज्म को कबूल कर लिया तो अमेरिका ने अपने कंटेनमेंट के फलसफे की बुनियाद पे इंटरवीन कर दिया और कैपिटलिस्ट ग्रुप्स को खाना जंगी में कोरिया की सपोर्ट करना शुरू कर दिया। राफिया बेटा, अब हुआ ये कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया कि वहां पे, ठीक है, मामला पहले खुद ही वहां पे कोवर्ट ऑपरेशन करवाए राफिया बेटा, और मामला फिर खुद ही यूएन के अंदर ले गया। अब यूएन के अंदर वीटो तो कर नहीं सकता था क्योंकि रशिया भी वीटो पावर थी, अमेरिका भी वीटो पावर थी। तो हुआ ये कि वहां पे एक रेजोल्यूशन आई कि कोरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अमेरिका ने हेस्ट के अंदर, ठीक है, यूएन की ये रेजोल्यूशन मान ली, अमेरिका ने हेस्ट के अंदर यूएन की ये रेजोल्यूशन मान ली और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और उनके दरमियान जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो कहलाता है 38th पैरेलल। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे क्या कहते हैं, 38th पैरेलल। तो 38th पैरेलल डिवाइड हो गया, नॉर्थ कोरिया बन गया कम्युनिस्ट प्रो रशिया एंटी अमेरिका, जबकि साउथ कोरिया बन गया कैपिटलिस्ट प्रो अमेरिकन, ठीक है। स्टालिन ने सोचा कि साला हम कोरिया के अंदर गए तो पूरा मुल्क नहीं आया, आधा मुल्क आया, इसी मॉडल के ऊपर और मुल्कों में इंटरवीन करो, ठीक है, पूरा मुल्क नहीं आएगा आधा मुल्क तो आएगा, पूरा मुल्क नहीं आएगा आधा मुल्क तो आएगा। अभी कहानी समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है, ठीक है। तो वहां से फिर डोमिनो थ्योरी शुरू हो गई। डोमिनो थ्योरी का कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूं, ठीक है। तुम सारे सफ में खड़े हुए हो, मैंने राफिया को धक्का दिया, राफिया हादी पे गिरी, हादी शिजा पे गिरा, ठीक हो गया, तो सारे वन बाय वन गिरते गए। तो उन्होंने कहा गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, कोरियन मॉडल को बाकी दुनिया में प्रोजेक्ट करो, ठीक है। तो सोवियत यूनियन ने ईरान के अंदर भी इंटरवीन कर दिया, ठीक है, एंटी कैपिटलिस्ट, ठीक है, वहां पे ईरानियन रेवोल्यूशन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और अगला थिएटर लग गया वियतनाम वॉर का, वियतनाम वॉर का, ठीक हो गया। तो वियतनाम वॉर के अंदर भी, ठीक है, वीक मंच के खिलाफ सोवियत यूनियन ने एंटी अमेरिकन ब्लॉक को, एंटी यूके ब्लॉक को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और 1975 के अंदर जाके वियतनाम भी दो हिस्सों में टूटा, नॉर्थ वियतनाम कम्युनिस्ट हो गया, साउथ वियतनाम कैपिटलिस्ट हो गया। ऐसे ही इंडोनेशिया को तोड़ा गया। तो वन आफ्टर अनदर ये डोमिनो थ्योरी चलती गई। पैरेलल में अनीजा क्या हो रहा था, पैरेलल में ये हो रहा था अनीजा बेटा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मैसिव किस्म की आर्म्स रेस चल रही थी। दोनों मुल्क कन्वेंशनल वेपन्स बना रहे थे, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे, लेकिन रशिया ने एक और काम किया। रशिया ने काम ये किया मेरा बच्चा कि उसने 1956 के अंदर पहला स्पेस वेपन बना दिया जिसे कहते हैं स्पुतनिक। तो रशिया यानी सोवियत यूनियन इस कोल्ड वॉर को, इस पावर कंपटीशन को स्पेस तक ले गया। तो पहले फेज 1947 से लेके 1962 तक के इवेंट्स को क्या कहते हैं, ईरा ऑफ टाइट बाइपोलैरिटी,
इस टाइट बाइपोलैरिटी के अंदर पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, उसने सीटो और सेंटो ज्वाइन की जो कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस के अगेंस्ट कम्युनिज्म, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 ये कि 1960 के अंदर, ठीक है, स्टालिन के बाद जो रशिया का लीडर आया था निकिटिव क्रुश्चेव, उसके दरमियान और अमेरिकन प्रेसिडेंट के दरमियान पीस निगोशिएशन हो रही थी पेरिस के अंदर। उसी टाइम पिशावर एयरबेस से एक त्यारा उड़ा जिसे फ्रांसिस गैरी फ्रांसिस नामी एक CIA एजेंट उड़ा रहा था, ठीक हो गया। वो सोवियत यूनियन के अंदर जाके स्पाइंग कर रहा था, ठीक है। वहां पे सोवियत एयरफोर्स ने उस त्यारे को गिराया और वहां पे, ठीक है, निकिटिव क्रुश्चेव को पेरिस में मैसेज भेजा गया कि इस तरीके से एक अमेरिकन जहाज पाकिस्तान के सोवियत यूनियन के अंदर स्पाइंग कर रहा था और वो जहाज पाकिस्तान से उड़ा, ठीक हो गया। तो ऑटोमेटिकली वहां से निकिटिव क्रुश्चेव उस कॉन्फ्रेंस को छोड़ के वापस आ गया। और उस कॉन्फ्रेंस को जब छोड़ के वापस आया, ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस को जब छोड़ के वापस आया तो ऑटोमेटिकली उस कॉन्फ्रेंस को जब छोड़ के वापस आया तो ऑटोमेटिकली मामलात और बिगड़ गए। U2 प्लेन इवेंट पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात में भी एक बहुत बड़ा घाव है, ठीक है। तो टाइट बाइपोलैरिटी चलती रही, डोमिनो थ्योरी चलती रही। U2 इंसिडेंट, जी U2 इंसिडेंट, शीजा बेटा मैं बोल रहा हूं ना। शीजा बेटा यहां तक कहानी समझ आ गई। अब हुआ ये कि राफिया बेटा अमेरिका कंटेनमेंट के डॉक्ट्राइन के ऊपर अमल कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने एक छोटा सा ब्लंडर मार दिया। वो ब्लंडर ये मार दिया कि अमेरिका के साउथ के अंदर, अमेरिका के पिछवाड़े में एक छोटा सा मुल्क था क्यूबा, ठीक है शीजा बेटा। अब शीजा, क्यूबा मेजर बेनिफिशियरी था अमेरिका का। क्यूबा एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी 1950s में, और जब अमेरिका के अंदर बर्फबारी होती थी तो यहाँ पे, ठीक है, ये बुनियादी तौर पे, ठीक है, दुनिया के सेंटर के अंदर आता है। बात समझ आइए नहीं? यानी ये नॉर्थ साउथ के दरमियान में आता है क्यूबा, तो ऑटोमेटिकली वहां पे तो सवेर सर्दी नहीं पड़नी देता शीजा। तो जब अमेरिका में शदीद ठंड पड़ती थी तो यहाँ पे लश ग्रीन फील्ड्स होती थी, बाहर होती थी। तो निजा बेटा होता यह था कि अमेरिका के लोग सवेर सर्दी में टूरिज्म के लिए ये क्यूबा में आते थे। शीजा बेटा ये 1940s और 1950s में होता रहा। तो क्यूबा का पूरा मुल्क अमेरिका को एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के जरिए और अमेरिकन टूरिज्म के जरिए चलता था। 1950s में क्या हुआ कि अमेरिका ने क्यूबा के खिलाफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी चला दी, यानी उनकी एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स करने से पे पाबंदी लगा दी और उनके साथ वीजा लिबरलाइजेशन की पॉलिसी खत्म कर दी, जिसकी बुनियाद पे क्यूबा की इकोनॉमी अचानक गिरी। अब शीजा बेटा जब 1950s में क्यूबा की इकोनॉमी अचानक गिरी तो हुआ ये कि ऑटोमेटिकली वहां पे नेशनलिज्म आनी थी। जब वहां पे नेशनलिज्म आई तो वहां पे भी एक सोशलिस्ट मूवमेंट छिड़ गई, जिसे लीड कर रहा था फिडल कास्ट्रो। कौन कर रहा था? फिडल कास्ट्रो। अनीसा बेटा यहां तक कहानी समझ आ गई? ठीक हो गया। अब हुआ ये कि फिडल कास्ट्रो को बैकिंग के ऊपर सपोर्ट करते रहे, ठीक है, निकिटिव क्रुश्चेव, ठीक है। हुआ ये कि फिडल कास्ट्रो को शदीद तरीन नफरत थी अमेरिका से, वो नर का बच्चा था, उसने अमेरिका को नाको चने चुबवा दिए। तो हुआ ये कि एक रोज अमेरिका ने क्यूबा पे हमला करने का ऐलान किया, लेकिन पता ये चला कि सोवियत यूनियन निकिटिव क्रुश्चेव इनडायरेक्ट चैनल से क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल पहुंचा चुका है, वो न्यूक्लियर मिसाइल इंस्टॉल हो चुके हैं, उन पे वॉर एक्ट लगा हुआ है और उनका मुंह वल, ठीक है, अमेरिका शरीफ, अल्लाह अकबर। अब जैसे ही फिडल कास्ट्रो को, ठीक है, धमकाया गया कि तुम कम्युनिज्म को खत्म करो नहीं तो हम तुम्हें, ठीक है, तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तो अनीसा फिडल कास्ट्रो ने कहा कभी आओ ना मर्दान खुशबू लगा के, उसने कहा सालो तुम आओ तो सही, हम तुम्हारे ऊपर न्यूक्स मारेंगे। ठीक हो गया। इस पूरे के पूरे इवेंट को कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है राफिया बेटा, CIA जो
कम्युनिस्ट रशिया के खिलाफ बनाई गई थी, ठीक है। अमेरिकन थिंक टैंक ने ये कहा, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सीआईए को कहा कि यार जरा गेज तो करो, ठीक है, कि भाई वाकई ही इनके पास मिसाइल हैं। ये नहीं, उन्होंने कहा मिसाइल हैं और साले अगर उन्होंने चला दिए तो अमेरिका में कम से कम 20 मिलियन लोग मरेंगे, 2 करोड़ लोग मरेंगे, ठीक हो गया। तो अमेरिका को सीआईए ने कहा कि भाई बंदे बन जाओ, हालात बड़े खराब हैं। अब अगर मजीद तुमने कंटेनमेंट की पॉलिसी की, मजीद इन्हें डिप्लोमेटिकली स्ट्रेच किया, तो वो तुम्हारे पिछवाड़े में आ चुके हैं, मिसाइल मारेंगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। तो अब तुम टाइट बाइपोलैरिटी के ऊपर नहीं जा सकते। तो अमेरिका ने अपना नया डॉक्ट्राइन दिया, उस डॉक्ट्राइन को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ डिटांट। उस डॉक्ट्राइन को क्या कहते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ डिटांट। डॉक्ट्राइन ऑफ डिटांट क्या है? अबिलिटी टू म्यूचुअली कोएग्जिस्ट पीसफुल, ठीक है। जानी टेंशन क्यों लेता है? ये जरूरी तो नहीं है कि हम दोनों रहें, तुम भी रहो हम भी रहते हैं, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। तो अनीसा बेटा 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद अगला फेज शुरू हो गया कोल्ड वॉर का, डिटांट। और इस पूरे इवेंट के अंदर अनीसा बेटा एक ही सिग्निफिकेंट बात है दूसरी फेज के अंदर, और वो फेज क्या है? वो फेज है आप लोगों का आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट, जो सर अम्मान ने आपको पढ़ाया होगा, सॉर्ट स्टॉल्ट हॉटलाइन एग्रीमेंट, दोनों मुल्कों के दरमियान आर्म्स रिडक्शन और डिसआर्मामेंट के मल्टीपल मुआहदे हुए। तो दूसरे स्टेज की सिग्निफिकेंस सिर्फ और सिर्फ डिटांट है और आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट के मुआहदे। बच्चों यहां तक कहानी समझ आ गई? सीधा सीधा डिस्ट्रप्शन लाने के लिए ना मैं तुम्हें एक मजे की कहानी बता देता हूं, थोड़ा तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक हो गया, लंबी कहानी हो गई है, मैं तुम लोगों को इंटरेस्ट डेवलप। फिडल कास्ट्रो अमेरिका से बला की नफरत करता था। सीधा एक बार अमेरिकन टीवी चैनल ने उन्हें यह कहा कि भाई हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। उसने कहा करो। अब अमेरिकन एंकर उससे सवाल पूछता है कि तू अमेरिका से कितनी नफरत करता है। खिजा ऐसे नर्क बच्चा था, आगे से कहता है कि मैं अमेरिका से इतनी नफरत करता हूं कि जब तक अमेरिका को तबाह नहीं कर लूंगा मैं मरूंगा नहीं। ठीक है नीचे, जब तक मैं अमेरिका को तबाह नहीं कर लूंगा मैं मरूंगा नहीं। अब बड़े मजे की बात, बड़े मजे की बात, खिजा फिडल कास्ट्रो उस रोज मरा जिस रोज डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन थी। ठीक है। अब जिस अमेरिकन टीवी चैनल को उसने इंटरव्यू दिया था ना, ठीक है, उसका एक अपना अखबार था, उसका अखबार का नाम मुझे भी याद आ जाएगा। उन्होंने पता है खबर कैसे लगाई? ठीक है, ऊपर लीड लगाई, आई विल नॉट डाई द डे टिल आई डिस्ट्रॉय अमेरिका। इस लीड के ऊपर फिडल कास्ट्रो की फनरल की तस्वीर लगाई और इस लीड के नीचे डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन की तस्वीर लगाई। समझ आइए नहीं है? ठीक हो गया। अच्छा मेरे बहनों भाई, अब होता क्या है शीजा, शीजा दूसरा फेज 1962 से 1979 तक चला। ठीक है, अब तीसरे फेज में क्या होता है? तीसरा फेज बुनियादी तौर पे पूरे का पूरा घूम रहा है वार्म वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ के गिर्द। इस बार बेटा ईरान बुनियादी तौर पे प्रॉक्सी था, ईरान बुनियादी तौर पे प्रो अमेरिकन कंट्री था। ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने वाला भी अमेरिका था थ्रू इट्स एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम। ठीक हो गया। अब सोवियत यूनियन ने अपने एक्सपेंशनिज्म के डॉक्ट्राइन की बुनियाद पे मिसबा बेटा किया क्या कि उसने ईरान के अंदर एक इस्लामिस्ट रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर दिया, जिसे अमेरिका ने सऊदी अरब के जरिए काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन वो ईरानियन रेवोल्यूशन हो गया कामयाब। तो ऑटोमेटिकली ईरान के अंदर प्रो रशियन और एंटी अमेरिकन रिजीम आ गया। ठीक हो गया। अब रशिया के लिए वार्म वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन तक पहुंचना आसान हो गया, लेकिन सिर्फ 2 कंट्रीज ऐसे थे शिजा
जिन कंट्रीज के जरिए अमेरिका सोवियत यूनियन की वार्म वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन तक एक्सेस को रोक सकता था, उनमें एक था पाकिस्तान, एक था अफगानिस्तान। ठीक है शिजा? अब हुआ ये कि 1975 में, शिजा साल कौन सा है? 1975। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान की शाह रेजिम को कहा कि तुम अपने निजाम को सोशलिस्ट ट्रांजिशन दो, हम तुम्हारी हर मुमकिन मदद करेंगे। अफगानिस्तान की शाह रेजिम ने कम्युनिस्ट ट्रांजिशन करने की हामी भरी। ठीक है शिजा? अब अमेरिका ने सोचा कि साला अफगानिस्तान भी सोशलिस्ट ट्रांजिशन कर रहा है, तो हमारे हाथ से तो पर्शियन गल्फ गई, हमें किसी ना किसी तरीके से इन्हें रोकना पड़ेगा। ठीक है शिजा? तो उन्होंने, ठीक है, अपना अगला डॉक्ट्राइन दिया डायरेक्ट कंटेनमेंट। पहले क्या था? सिंपल कंटेनमेंट। अब क्या? और सिंपल कंटेनमेंट में वो कोवर्ट ऑपरेशन करते थे। अब उन्होंने डायरेक्ट कंटेनमेंट का ऐलान किया, और डायरेक्ट कंटेनमेंट का ऐलान करके उन्होंने क्या कहा कि जिस भी मुल्क की हुक्मरान सोवियत यूनियन के साथ मिलने की कोशिश करेंगे, अपने अवाम के साथ धोखा करेंगे, वहां पे अमेरिका डायरेक्टली इंटरवीन करेगा। तो उसने कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, उसने अफगानिस्तान का थिएटर ऑन किया, मुजाहिदीन खड़े किए। पाकिस्तान पहले उसका इत्तेहादी था, आईएसआई को असला दिया, आईएसआई को पैसा दिया, वेपन दिए। ठीक है, जनरल जियाउल हक को इस्तेमाल किया, मुजाहिदीन कार्ड खेला, तालिबान कार्ड खेला, इस्लाम कार्ड खेला, और वहां की एथनिक सोसाइटी को, वहां की इस्लामिक सोसाइटी को जिहाद का नाम पे पश्तूनों के जरिए, ठीक है, वहां की नॉर्दर्न अलायंस की हुकूमत को, नॉन पश्तून प्रो अमेरिकन सोशलिस्ट हुकूमत को कुटवाया। यानी अमेरिका ने सोवियत यूनियन के ऊपर पठान अनलीश कर दिए। पठानों ने पहले मारा, फिर मारा, और फिर मारा। 6 साल रेड आर्मी के साथ डायरेक्टली मैच पड़ा 1970 लाइन से 1985 तक। उस टाइम तक सोवियत यूनियन की कमर टूट चुकी थी, सोवियत यूनियन के अंदर इंटरनल क्राइसिस आ चुका था, ऊपर से सोने पे सुहागा निकितिव क्रुश्चेव मर गया और गोर्बाचेव आ गया। निकितिव क्रुश्चेव मर गया और गोर्बाचेव आ गया। सीधा बेटा इससे आगे की तुझे पूरी कहानी पता है। उसने पेरेस्ट्राइका देने की कोशिश की, उसने ग्लासनॉस्ट देने की कोशिश की, मिलिट्री तबाह थी, प्रोपोगेंडा कामयाब हो रहा था, इंटरनल प्रो कैपिटलिस्ट सेंटिमेंट आ रहा था। ठीक है, उसकी रिफॉर्म मूवमेंट खराब हो गई, उसने पॉलिसी ऑफ रिप्रोचमेंट दी। रफिया बेटा वही जुमला, कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी, टुडे आई एम गोइंग टू डू अ टेरेबल थिंग विद अमेरिका, आई एम गोइंग टू डिप्राइव यू ऑफ एन एनिमी। ठीक हो गया, सोवियत यूनियन के 17 हिस्से टूटे। ठीक हो गया, पाकिस्तान का इसमें कलीदी किरदार था। पाकिस्तान ने उनके चाइनीज बोनलेस, ठीक है, जो चिकन पीस की कटिंग थी, उसमें पाकिस्तानी आईएसआई का कलीदी किरदार था। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने सिर्फ अफगान कोल्ड वॉर थिएटर नहीं लड़ा था, बल्कि पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन को 16 टुकड़ों में बांटा था। लेकिन ये आपने पेपर में नहीं लिखना, हमें क्या पता, हम तो रोटी को चोची बोल रहे। बच्चों कोल्ड वॉर क्लियर हो गई, मैंने हर एंगल से तुम्हें कोल्ड वॉर करवा दी। अब तुम बुक से पढ़ोगे तो ओके हो जाएगा। ठीक है राफिया? बच्चों मैंने एक कहानी के तौर पे सारी फेजेस बता दी है। रिप्रोचमेंट से आगे मैंने पहले ही पूरा डिटेल में करवाया हुआ था, कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। दूसरा चैप्टर क्लियर मेरा बच्चा? आगे चलूं अब?
बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 3 है पार्ट 2 का पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद मेरी आखिरी क्लास है, 10-15 मिनट की बातचीत रह गई है। बच्चा आखिरी चीज है पोस्ट कोल्ड वॉर पार्ट 2 चैप्टर 3। ठीक हो गया? अब मेरे बहनों भाइयों जरा इसका सिलेबस देख लो। बच्चों इसमें ये टॉपिक्स हैं। नवाल पढ़ ले प्लीज मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक थ्योरी एप्लीकेशन सारी सिखाई दी। ठीक हो गया? ठीक है, अभी ये तो पढ़ लो ना बच्चों, ये इसके टॉपिक्स हैं। अब ये एक टॉपिक है रिवाइवल ऑफ मल्टीपोलैरिटी, ये तो है करंट अफेयर्स का टॉपिक, ये मेरे हिस्से में नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बुक से लाजमी करना। ये रिवाइवल ऑफ मल्टीपोलैरिटी तुमने जगह जगह पे पढ़ा होगा, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ये मेरा टॉपिक नहीं है। आयशा बेटा पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी तरफ ध्यान कर ली। बच्चों टेररिज्म मैं करवा चुका, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। कामिल ग्लोबलाइजेशन में करवा चुका, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। पीछे आपके टॉपिक रह गए दो, एंड ऑफ हिस्ट्री और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। दुनिया में यूनिपोलैरिटी शुरू हो चुकी है, अमेरिका सुपर पावर बन चुका है। अब अनीसा ये दो ओपिनियंस हैं, अनीसा बेटा ये दो इंटरप्रेटिव ओपिनियंस हैं। एक है एंड ऑफ हिस्ट्री, ये एक थीसिस था जिसका एंटी थीसिस था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। एंड ऑफ हिस्ट्री एक थीसिस है जिसका एंटी थीसिस है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। डन अनीसा बेटा? यानी अगर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आ जाए तो तुम्हें उसके बैकग्राउंड में एंड ऑफ हिस्ट्री बतानी है, और एंड ऑफ हिस्ट्री आ जाए तो तुम्हें उसके रिबटल के तौर पे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बतानी है। दोनों राफिया बेटा बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। राफिया बेटा दोनों बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। अब एंड ऑफ हिस्ट्री क्या है पहले रेफरेंस नोट कर लो राफिया, पार्ट 2 चैप्टर 3 पेज 105 टू 106। ठीक है राफिया? ये थ्योरी है फ्रांसिस फोकियामा की। ये थ्योरी किसकी है राफिया बेटा? ये थ्योरी है फ्रांसिस फोकियामा की। अब एक्सप्लेन करूं मेरे बहनों भाइयों? अच्छा, फ्रांसिस फोकियामा राफिया बेटा इस ओपिनियन में ये साबित करने की कोशिश करता है कि भाई कैपिटलिज्म आ गया है, ये रोजे कयामत तक रहेगा। यानी ये इन शॉर्ट अपनी अमेरिका में नौकरी पक्की करना चाह रहा है। जी, फ्रांसिस फोकियामा। ठीक है राफिया, इसे समझने के लिए तू टॉपिक को जैसे मैं बोलूंगा वैसे लिख राफिया, जैसे टॉपिक को मैं बोलूंगा वैसे लिख। ठीक है राफिया? लिख एंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। एंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ ideological evolution of mankind. Done? End of history of ideological evolution of mankind. Done? राफिया बेटा इसने कहा कि भाई इंसानी नजरिए के इर्तिका की तारीख हुई मुकम्मल, इंसानी नजरिए के इर्तिका की तारीख हुई मुकम्मल, पूरी दुनिया ने कैपिटलिज्म को
बेहतरीन फॉर्म ऑफ ह्यूमन आइडियोलॉजी कबूल कर लिया। चुनाचे अब दुनिया के अंदर मजीद किसी किस्म की नजरिए के ऊपर बहस की कोई गुंजाइश नहीं। ह्यूमन हिस्ट्री में आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन मुकम्मल। चुनाचे अब रोजे कयामत तक पूरी दुनिया ने कैपिटलिज्म को बेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन आइडियोलॉजी कबूल कर लिया। चुनाचे अब कैपिटलिज्म ही रोजे कयामत तक दुनिया का ड्राइविंग आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, मिसबा यानी ये कहता है कि दुनिया में मल्टीपल आइडियोलॉजीज आई। ठीक है, कभी कम्युनिज्म आया, कभी फाशिज्म आई, कभी नाजिज्म आई, कभी इस्लामिज्म आया, कभी कन्फ्यूशनिज्म आया, कभी हीगलिज्म आया, कभी बुद्धिज्म आया। ठीक हो गया। लेकिन ये कहता है कि कोई ऐसा नजरिया नहीं था जो पूरी दुनिया में फैला। करता है जैसे ही सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ 1991 के अंदर, तो पहली दफा दुनिया में ये मंजरनामा आया कि किसी नजरिए को पूरी दुनिया में कबूल किया गया हो। चुनाचे पूरी दुनिया अब कैपिटलिज्म को ही बेहतरीन पॉसिबल नजरिए के तौर पे कबूल कर चुकी है। चुनाचे अब कैपिटलिज्म के राइवल कोई नजरिया नहीं, कैपिटलिज्म के राइवल किसी और नजरिए की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, अब रोजे कयामत तक सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म ही प्रिवेल करेगा। ठीक हो गया। फिर एक अनीजा जैसा स्टूडेंट उठा तो उसने कहा क्या सर इंसानों के दरमियान अब बहस होगी नहीं? तो उसने कहा होगी, लेकिन विद इन कैपिटलिज्म होगी, कैपिटलिज्म के बाहर नहीं होगी, विद इन कैपिटलिज्म होगी। और दो स्कूल इमर्ज करेंगे। एक स्कूल ये होगा जो कहेगा कि भाई कैपिटलिज्म के अंदर फ्लॉज हैं, लेकिन कैपिटलिज्म के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, आपको इन फ्लॉज के साथ सरवाइव करना पड़ेगा। जबकि दूसरे लोग कहेंगे कि यार कैपिटलिज्म के अंदर रहते हुए ही किस तरीके से कैपिटलिज्म को इंप्रूव किया जा सकता है। यानी जितनी भी आइडियोलॉजिकल डिबेट होगी वो विद इन कैपिटलिज्म होगी। या तो डिबेट ये होगी कि भाई कैपिटलिज्म मजीद बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन गुजारा कैपिटलिज्म के साथ ही करना है। जबकि दूसरा स्कूल कहेगा कि भाई ये मजीद इंप्रूव भी हो सकता है। चुनाचे ये कहता है कि जितनी भी डिबेट है विद इन कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म के बाहर कोई डिबेट नहीं। इंसानी नजरिए के इर्तिका की तारीख मुकम्मल। कैपिटलिज्म कबूल है, कबूल है, कबूल है रहती दुनिया तक एज बेस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ ह्यूमन आइडियोलॉजी। चुनाचे अब दुनिया के अंदर नजरिए के नाम पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा। चुनाचे अमेरिका जिंदाबाद, जे हो जे हो जे हो, नौकरी पक्की। आई होप से मेरे बहनों भाइयों को ये कॉन्सेप्ट समझा गया। काफिया बेटा, मैंने यकीन कर कहानी के तौर पे तुझे ईची बीची ऑफ एंड ऑफ हिस्ट्री पढ़ा दी। तू जितनी मर्जी किताबों से पढ़ यही निकलेगा। ठीक हो गया। अच्छा अनीजा, इसके जवाब में साहब उठे एक जिनका नाम था सैमुअल सैमुअल हंट इंगटन। सैमुअल हंटिंगटन, हंट इंगटन, उसने थ्योरी दे दी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की। सैमुअल हंट इंगटन, यस आदि, उसने थ्योरी दे दी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की। रेफरेंस नोट कर लो, पार्ट 2 चैप्टर 3 पेज 106 से 110। पार्ट 2 चैप्टर 3 पेज 106 से 110। ठीक है आदि।
और ये वन लाइनर थ्योरी है फ्रांसिस फोकियामा के जवाब में कि काका अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है राफिया? राफिया बेटा इसकी एक थीसिस लाइन है, वो नोट कर लो राफिया, फिर मैं पूरी कहानी समझा देता हूं। राफिया इसकी एक थीसिस लाइन है, नोट कर लो, फिर मैं पूरी कहानी समझा देता हूं। The fault lines between civilization would be the battle lines of future. The fault lines between civilization would be the battle lines of future. अब राफेश ने कहा कि फोकियामा का के इंसानों की आइडेंटिटी कैपिटलिज्म नहीं है, कम्युनिज्म नहीं है। इंसानों की आइडेंटिटी उनकी अपनी वैल्यूज हैं, उनकी अपनी सिविलाइजेशंस हैं, उनके अपने स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग है। चुनाचे अभी तक तो जो लड़ाई हो रही थी वो इंसानों की लड़ाई थी नहीं, अब वो लड़ाई मैक्रो लेवल से पेनिट्रेट करते करते माइक्रो लेवल तक पहुंच गई। चुनाचे अब जहां पे भी लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज आएगा, जहां पे भी लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट इन स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग आएगा, जहां भी लोगों के दरमियान डिस्प्यूट होगा वैल्यूज के सेंटर्ड, हर वो लाइन फ्यूचर के फड्डे की बैटल लाइन बनेगी, हर वो दरार। नीजा बात को तेजी से समझाने के लिए बानो कुत्सिया की मिसाल वो ये कहती है कि इंसानों के जजमेंट का म्यार ये है कि हर अबाए वाली, हर सिंपल दुपट्टे वाली को बदचलन समझती है, हर दुपट्टे वाली सिंपल चादर वाली को हर अबाए वाली हर चादर वाली को बदचलन समझती है, हर चादर वाली हर दुपट्टे वाले को बदचलन समझती है, हर दुपट्टे वाली हर नंगे सर वाले को बदचलन समझती है, हर नंगे सर वाली जीन्स वाली को बदचलन समझती है। आगे लेते जाओ, जहां तक लेके जाए। ठीक है नीजा बेटा? तो ये कहता है कि लोगों का वैल्यूज ऑफ जजमेंट कोई कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म नहीं है, बल्कि उनकी अपनी वैल्यूज हैं, उनके अपने स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग है। तो कल को जहां पे भी लोगों की वैल्यूज के दरमियान दरार आ गई, हर वो दरार फ्यूचर की बैटल फ्रंट होगी। चुनाचे फ्यूचर की जंगें ये कैपिटलिज्म कम्युनिज्म पे नहीं होंगी, वैल्यूज पे होंगी, स्टैंडर्ड्स पे होंगी, राइट एंड रॉन्ग पे होंगी, ट्रू एंड फॉल्स पे होंगी, नैरेटिव्स पे होंगी। अब अनीजा बेटा ये कहता है कि फ्यूचर के अंदर 8 सिविलाइजेशंस जन्म लेंगी, वैल्यूज की बुनियाद पे 8 सिविलाइजेशंस जन्म लेंगी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लैटिन सिविलाइजेशन, कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, जापानीज सिविलाइजेशन, ठीक है, स्लेविक सिविलाइजेशन, ठीक है, और एक और अफ्रीकन सिविलाइजेशन। ये कहता है कि 8 सिविलाइजेशन जन्म लेंगी। ठीक हो गया? अब आयशा बेटा ये कहता है कि वो 8 सिविलाइजेशन में, ठीक है, पहले ये सिविलाइजेशन अलाइंड होंगी ईस्ट वर्सेस वेस्ट के दरमियान, यानी ईस्ट की सारी सिविलाइजेशन, जापानीज सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, मुस्लिम सिविलाइजेशन, ठीक हो गया, कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन, ये एक होगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ कन्फ्यूशियस और इस्लामिक सिविलाइजेशन एक साइड पे रह जाएंगे, बाकी सारे दूसरे साइड पे चले जाएंगे, क्योंकि कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन यानी चाइनीज और इस्लामिक सिविलाइजेशन वैल्यूज की बुनियाद पे बड़े करीब है। लेकिन आहिस्ता 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 कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन भी वेस्ट के खिलाफ साथ मिल जाएगी। ठीक हो गया? तो पीछे रह जाएगा इस्लाम वर्सेस वेस्ट, इस्लामिक सिविलाइजेशन वर्सेस वेस्ट। चुनाचे ठीक है, वेस्ट को लीड करेगा, ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो बुनियादी तौर पे ये सिविलाइजेशन का कॉन्फ्लिक्ट इस्लामिक सिविलाइजेशन वर्सेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन होगा। चुनाचे अमेरिका के अगर पूरे के पूरे, ठीक है, कैपिटलिस्ट रिजीम को, ग्लोबलाइजेशन को कोई चैलेंज कर सकता है,
तो वो कंजर्वेटिव इस्लाम कर सकता है, वो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम कर सकता है, वो राइजिंग इस्लाम कर सकता है। तो राफिया बेटा इस बुनियाद के ऊपर फिर एक और थीसिस लिखा गया जिसको नाम दिया गया द मुस्लिम्स आर कमिंग। यानी अमेरिकन लिबरल ऑर्डर को अगर कोई चैलेंज आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स का चैलेंज आ सकता है। और फिर वहां से अगली फिल्में शुरू होती हैं, वॉर ऑन टेरर, इस्लामोफोबिया, कंजर्वेटिव इस्लाम, हिंदू तबाह, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, कंजर्वेटिव इस्लाम, अपने मोजे खुद ढूंढो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वगैरह वगैरह वगैरह। द मुस्लिम्स आर कमिंग। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को इस्लामोफोबिया, हिंदू तबाह, उस पूरी की पूरी रीड समझ आ गई। यानी सैमुअल हंटिंगटन के करीब अगर कोई वेस्टर्न लिबरल ऑर्डर को थ्रेट है तो वो सिर्फ और सिर्फ राइजिंग इस्लाम का थ्रेट है, क्योंकि राइजिंग इस्लाम, ठीक है, वैल्यूज की बुनियाद पे वेस्ट के, ठीक है, तिया पांचा एक करेगी, उनकी आंतड़ियां गुर्दे बाहर निकालेगी। मैंने अल्लाह की कसम पूरी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बता दी है, और ऐसे बताइए इंशाल्लाह ताला के बुक्स ऐसे समझ नहीं आई। ठीक हो गया। तो उसने कहा कि काका अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देख बसंती कितना नचाएगी तुझे, ठीक है, देखता जा होती तेरे साथ। ठीक है अनीजा बेटा, आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की यूनिपोलर मूवमेंट कमजोर पड़ रही है, मल्टीपोलर वर्ल्ड अमर्ज कर रही है, जिसमें रशिया है, जिसमें चाइना है, जिसके अंदर पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, अमेरिका के साथ इंडिया मिल गया, हिंदू तवा का नैरेटिव। ठीक हो गया। तो पूरी की पूरी चीजें राइजिंग मल्टीपोलैरिटी के अंदर आ जाएंगी। और अगर अमेरिका का पूरा, ठीक है, अमेरिकन यूनिपोलर मूवमेंट को डिस्कस करना है तो अनीजा वही बात, ठीक है, हाइपर बुली सिंड्रोम, नॉन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ओवर एंगेजमेंट विद वॉर ऑन टेरर, इरिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज। यार वो तो सारी करंट अफेयर की चीजें, वो तुम्हें पता है, मेरी बुक से पढ़िएगा जरूर, हेडिंग्स बड़े मजे की हैं उसमें। ठीक हो गया। मैंने अल्लाह की कसम तुम लोगों को तीसरा पूरा टॉपिक करवा दिया। हादी एक तो तू मुझे इस क्लास में पहली दफा नजर आया। बच्चों मेरी तरफ से काम पूरा हो गया। तो हादी तुम जन्नू में क्यों नहीं चले जाते? काफी बेटा खुश रहे, अल्लाह ताला तुझे कामयाब करे। हादी तुझे क्लास में आने किसने दिया, सवाल ये पैदा होता है। बच्चों सारा क्लियर हो गया? अच्छा अब मोटी मोटी मैं 5-6 बातें बता दूं। अनीसा बेटा कागज पेंसिल निकालो, मैं सिर्फ 4 से 5 मिनट लगाऊंगा। नंबर 1, अगर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो कोई किडी शरकत नहीं करनी, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। जो पहला पैराग्राफ लिखना है उसमें आपने अपने एनालिसिस की पूरी समरी देनी है, अपना ओपिनियन की पूरी समरी देनी है। पहली बात क्लियर? और पहले पैराग्राफ से ही तुम लोगों ने एनालिसिस पे आ जाना है। यानी एनालिसिस वाले क्वेश्चन में राफिया बेटा तुम्हारा पहला पैराग्राफ वही काम करेगा जो किसी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर एग्जेक्टिव समरी या एब्स्ट्रैक्ट करती है। यानी तुम्हारे आने वाले पूरे क्वेश्चन की समरी पहले पैराग्राफ में होगी। डन? ठीक हो गया। अगर रट्टे वाला क्वेश्चन आ जाए तो फिर जो क्वेश्चन का फ्लो है उसके साथ चलना है। एनालिसिस वाले क्वेश्चन में तुमने नंबर जाया नहीं करने, चीजों को डिफाइन करके, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके तुमने पहली लाइन से एनालिसिस के ऊपर आना है। तुम्हारा पैराग्राफ एग्जेक्टिव समरी या एब्स्ट्रैक्ट की थीम पे लिखा जाएगा। नंबर 2, ठीक हो गया, आप लोगों ने एग्जाम्पल्स हर जगह पे लाजमी देनी है, लेकिन एग्जाम्पल्स पाकिस्तान की नहीं देनी। उसे यह ना लगे कि तुम लोगों के पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर आई आर। आदि जरूरी नहीं है लेवल ऑफ एनालिसिस 3 जगह पे करना। ये बात समझ आ गई? एग्जाम्पल्स और सिचुएशन की देनी है, लेकिन एग्जाम्पल्स पाकिस्तान सेंटर्ड नहीं देनी अंटिल अनलेस के पाकिस्तान का ही कोई सिनेरियो। नंबर 3 चीज ये
हेडिंग्स कंपाउंड आएंगी, किडिश हेडिंग्स नहीं देनी राफिया बेटा, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ठीक है। हेडिंग के पहले पार्ट के अंदर आएगा तुम्हारा जो आने वाला आर्ग्यूमेंट है उसका क्रक्स, फिर एक हाइफन आएगा और आगे कौन सी थ्योरी लगानी है वो आएगी। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अनीजा बेटा मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक हो गया, ठीक है। अमेरिकन इलेक्शन की हेडिंग देनी है, ठीक है, तो मैं हेडिंग दे रहा हूं डी ट्रम्पिफिकेशन ऑफ अमेरिका डैश फ्रॉम द लेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बात समझ आ रही है? डी ट्रम्पिफिकेशन ऑफ अमेरिका डैश फ्रॉम द लेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी दूसरे पार्ट में आएगा जो थ्योरी इस्तेमाल करनी है, तो फ्रॉम द लेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और नियो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव। लेकिन रफिया बेटा जो पहले के अंदर तुमने अपने आर्गुमेंट का क्रक्स देना है ना, ठीक हो गया, वो थोड़ी सी कैची बना के देना है, अट्रैक्टिव बना के देना है, कन्वेंशनल वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करने। यानी राफिया बेटा उसे, ठीक है, राफिया बेटा उसे हेडिंग में पता चल जाए कि तेरा आर्गुमेंट क्या है अट्रैक्टिव वे में और तूने कौन सी थ्योरी लगाई है। और थ्योरी को अप्लाई करने के मोड्स में तुम्हें बता चुका हूं, फाटा वगैरह वगैरह, फाटा, टेक, सीई मॉडल जो मैंने मॉडल कराए। ठीक है शीजा, 3 बातें हो गई। शीजा अपने पेपर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए 1 से 2 अच्छी खूबसूरत स्कीमेटिक बनानी है। इशू मैपिंग कर दो, फ्लो चार्ट बना दो, टेबल बना दो, कोई बालून डायग्राम बना दो। हर किसी को आते हैं यार, तुम लोग इतना तो पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएशन करके आए हो। 1 से 2 अच्छे स्कीमेटिक्स, और कोशिश ये करनी है कि मैप्स लाजमी बनाओ। ठीक है अनीजा। बुलेट राइटिंग को अवॉइड करना है, बुलेट राइटिंग को अवॉइड करना है। कंक्रीट पैराग्राफ्स लिखना है अनीजा। राफिया बुलेट राइटिंग सिर्फ तब करनी है कि जब एक ही आर्ग्यूमेंट के अंदर सब पॉइंट्स हैं, तुमने सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करना, वहां पे बुलेट राइटिंग कर दो। चुनाचे बुलेट हमेशा पैराग्राफ के अंदर सैंडविच होगी, अदरवाइज तुमने कंक्रीट पैराग्राफ लिखना है। क्वेश्चन के शुरू में आउटलाइन नहीं देनी। अगर आउटलाइन देने का शौक है तो आउटलाइन देने की बजाय आउटलाइन नहीं देनी। अगर आउटलाइन देने का शौक है शिजा बेटा, तो आउटलाइन बनाने की बजाय, ठीक है, स्कीमेटिक की सूरत में इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखने के बाद, ठीक है, पूरे का पूरा इशू स्केच बना देना, जिसे इशू मैपिंग करते हैं कि एक डायनेमिक ये, एक डायनेमिक ये, एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये है। ठीक हो गया, तो इशू मैप बना देना, आउटलाइन नहीं बनाना। ठीक हो गया राफिया बेटा। रेफरेंसेस देने, अगर नहीं आते तो झूठे लिख दें, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, फ्रांसिस दलल सिंह। ठीक हो गया, इन जर्नल ऑफ पैसिफिक ओशन रीजन। रेफरेंसेस देने, रेफरेंसेस को मार्क करना है, स्कॉलर्स के नाम लिखने। ठीक हो गया। और कोशिश ये करनी है कि तुम्हारे हर पेज के ऊपर, हर क्वेश्चन के ऊपर 6 से 8 साइड्स हो राफिया। नॉर्मल हैंड राइटिंग वालों के 6 से 8 साइड्स हो, ये ना लिखिए सनली गोबर। 6 से 8 साइड्स हो। राफिया बेटा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक छोटी सी टेक्निक है। राफिया बेटा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक छोटी सी टेक्निक है। वो राफिया बेटा ये है कि तूने पहले 10 मिनट में एमसीक्यू से जान छुड़ा लेनी है। यानी जब वो एमसीक्यू का पेपर लेने आ रहा हो तो तुम पहले क्वेश्चन का इंट्रो कंप्लीट कर। ठीक हो गया राफिया। स्टैंडर्ड रूल क्या रखना है कि अगर तुमने 10 मिनट में एमसीक्यू से जान छुड़वा ली राफिया, तो पीछे टाइम कितना रह जाएगा? 170 मिनट। तुमने जेन में रखना है 35 मिनट। तो 35 मिनट के हिसाब से 70 और 70 140 ना अनीजे, ऑटोमेटिकली बात समझ आ गई।
तुमने 35 मिनट हर सवाल को ज़हन में रखना है, तो ऑटोमेटिकली पहला सवाल इंसान को सबसे ज्यादा आता है तो वो 35 की बजाय 50 हो जाएगा। तो आखिरी तक आते आते तुम्हारे पास फिर भी 25 से 30 मिनट होने चाहिए। अगर आखिरी क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए तुम्हारे पास 35 मिनट हैं तो इसका मतलब ये है कि तुमने टाइम को मैनेज कर लिया। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि एमसीक्यूज के पेपर को 10 मिनट में जान छुड़वा दो। और अनीसा बेटा, आखिरी बात, तेरे अलावा जितने भी लोग पेपर देंगे ना, उनकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्वालिटी ऑफ जवाब गिरती जाएगी। क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्वालिटी ऑफ जवाब गिरता जाएगा। तूने कोशिश ये करनी है कि चारों क्वेश्चंस की लेंथ, राइटिंग स्टाइल, स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट रहे, ताकि वो सिर्फ डिग्रेडेशन ऑफ रिस्पांस की बुनियाद पे तुम्हारे नंबरों को डज ना मार सके, उसे लगे कि इसने टाइम को सही से मैनेज किया। और पैराग्राफ की एप्लीकेशन का सेशन मैं तुम लोगों को पहले करवा चुका हूं, तुम्हें तो ये पहले ही पता है कि किस तरीके से आईआर का आर्ग्यूमेंट लिखना है। आई होप से मेरे बहनों भाइयों को पूरी की पूरी बात क्लियर हो गई। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट वाज एन ऑनर टू टीच। थैंक यू सो मच। अल्लाह बेहतरी करेगा राफिया इंशाल्लाह। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज।